देखो टॉपिक देख के लग रहा होगा बचा हुआ, मुझे पता है रेडियो एक्टिविटी अपना 15 मिनट का बचा हुआ है, उसको अपनी 2 क्लास हैं उसको एंड में करेंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपिक नया स्टार्ट करना है, ऑफिशियली भी और मेरे खुद को लिए भी, ठीक है। तो आप 2 से 3 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। जिसको आज ही कंप्लीट करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में अपन एंड में कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि अपना डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ वुडन आर्टिक सॉरी रॉक तो हो ही रखा है ना। एक प्रॉप एप्लीकेशन और बची हुई है, और एक दो न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखानी है, तो 2 से 3 पेज आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे एक सिंगल 2 से 3 पेज छोड़ दो, उसको आज ही अपन कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अपन नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें भी अपन वो चीज़ पहले पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं मॉल कंसेप्ट में, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह, ठीक है। उन्हीं को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहला, ये टॉपिक लिक्विड सॉल्यूशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये अपन बोल सकते हैं ये अपने उन टॉपिक्स में से फिजिकल केमिस्ट्री में जिनमें हमें मार्क्स हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है मैंने 11th में आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे कि भाई जिन टॉपिक्स से आप इजीली मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें से आप मार्क्स इजीली निकाल सकते हैं अपने, ठीक है। ऐसे ही ट्वेल्थ में यदि हम बात करें तो ट्वेल्थ में हमारा लिक्विड सॉल्यूशन उन टॉपिक में आ जाता है जिसमें अपन मार्क्स इजीली निकाल सकते हैं। सिंपल चैप्टर है, टफ बनाएंगे हम खुद यदि हम उसमें प्रॉपर चीज डिस्कस नहीं करेंगे और अपने डाउट रखेंगे, टफ अपना आप खुद बन जाएगा वो। बाकी है सिंपल चैप्टर। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करें, इसकी बिल्कुल बेसिक टर्म से स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है भाई आपका, एक ट्रू सॉल्यूशन की हम बात करें कैसा होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें आपके टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में क्या होंगे, मिक्स होते हैं। क्या इस पर्टिकुलर मिक्सचर में, इस होमोजेनियस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट आपके रखे हुए हैं वो सबके सब अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने वाटर लिया, वाटर में मैंने शुगर ऐड कर दी। अब शुगर ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें, तो वो बेसिकली क्या बन रहा है, एक आपका ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। लेकिन क्या आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वाटर कहाँ प्रेजेंट है या शुगर कहाँ प्रेजेंट है, क्या आप बता सकते हैं क्या? तो हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो इस टाइप के सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है। बेसिकली मिक्सचर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, 9th में हमने जब सेपरेट किया था मैटर को, तो हमने मिक्सचर को दो तरीके से सेपरेट किया था, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर आपका होता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में हम क्या पढ़ते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन या आपका सस्पेंशन। तो कोलाइडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे किसमें, सरफेस केमिस्ट्री में, वो भी हमारा 12th में ही आता है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। फिलहाल इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो हम प्रॉपर इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं इसकी डेफिनेशन से ही हम। तो हेडिंग डालेंगे भाई सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन आपका क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सबको दिख रहा है ना भाई, बता देना जिसको प्रॉब्लम हो। तो सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture in which two or more substances are mixed together. Solution is a homogeneous mixture in which two or more substances are mixed together. सेकेंड, इसमें हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, ये वो मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट जो मिक्स किए गए हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देंगे। इन विच कंपोनेंट्स
lose their identity, components lose their identity, एंड क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं क्या? एंड मतलब कर तो सकते हैं लेकिन सिंपल तरीके से नहीं कर सकते। केमिकल मेथड हम यूज करते हैं, उनके थ्रू सेपरेशन कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड्स के थ्रू हम उनका सेपरेशन नहीं कर सकते। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड in pure form by simple methods, by simple methods। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन को लेके थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पॉइंट कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है वो हमने लिखा है। अब बेसिकली यदि हम बात करें तो भाई सॉल्यूशन दो टाइप के सब्सटेंसेस से मिलकर फॉर्म होता है। कौन से भाई? एक तो होता है आपका क्या, सॉल्यूट, और एक क्या होता है आपका, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, जनरली कम अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको जनरली हम सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूट जनरली आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट आपका थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो अब किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करना है कि भाई किसी भी सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है, हमारे सामने एक सॉल्यूशन रख दिया जाए, कंटेनर बोला जाए कि भाई इसमें एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन मेजर करनी है। अब कंसंट्रेशन टर्म जो होती है वो कई सारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बेसिकली आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन से मतलब क्या होता है वैसे, आप क्या समझते हो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता होगा? कि कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपकी सॉल्यूट, बेसिकली अपन बोले कोई एक कंटेनर है, उसमें हम जितना ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पा रहे हैं, उतनी ज़्यादा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या है, कंसंट्रेशन है। मान लो दो कंटेनर रखे हुए हैं मैंने, ठीक है, एक कंटेनर में हम मान लो सेम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं दोनों में, जिस पर्टिकुलर कंटेनर में ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पा रहा हूँ, जो ज़्यादा आपका उसमें डिसॉल्व हो पा रहा है, वो कंसंट्रेशन क्या रखेगा, कंटेनर ज़्यादा रखेगा। कंसंट्रेशन का मतलब है कितना ज़्यादा अमाउंट आपका सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, जितना कम वो प्रेजेंट होगा उतनी उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, जिसको आप बेसिकली किससे बोलते हैं, डाइल्यूशन, है ना। कि जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड का मतलब है जिसका में सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट क्या हो, कम हो, वो डाइल्यूशन कहलाता है, डाइल्यूट होना। ठीक है, हाँ जी। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही हो, और भी हो सकते हैं, बेंजीन भी हो सकता है, और अदर जितने भी अल्कोहल हो सकता है, तो डिपेंड करता है आपको क्या दे रखा है। ये एक्वस सॉल्यूशन देगा तो ऑब्वियस वाटर ही होगा, लेकिन उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन दिया जिसमें आपका, जिसमें बोल देगा ना कि भाई आपका पर्टिकुलर सॉल्यूट अल्कोहल में डिजोल्व है, तो फिर अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमेशा वाटर ही है। वाटर जब प्रेजेंट होगा तो हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस, बस हमें ये पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसकी कंसेंट्रेशन टर्म्स। नोट किया ना भाई ये जो पुराना, तो स्टार्ट करेंगे भाई कंसंट्रेशन टर्म्स। देखिए भाई कंसंट्रेशन टर्म्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म यदि हम बात करें कि भाई कंसंट्रेशन टर्म्स को हम यदि देखें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आपकी स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन टर्म्स यदि हम देखें तो स्टार्टिंग की थ्री कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, परसेंटेज। तो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी परसेंटेज वेट बाय वेट, और ध्यान से समझ के करना, पहले भी आप पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं अपन।
परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग क्या होता होगा? इसका मीनिंग ये है कि भाई आपका कोई 100 ग्राम सॉल्यूशन रखा हुआ है, मान लो कंटेनर जिसमें 100 ग्राम क्या रखा हुआ है, सॉल्यूशन है। तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। यदि मान लो दो कंटेनर जिन दोनों में 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन, परसेंटेज जहाँ भी लगेगा वहां पे मीनिंग किससे निकलेगा, 100 से। ठीक है, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज वेट बाय वेट को। हमेशा किस में देखना है, 100 ग्राम में, क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है तो हमेशा 100 में देखना है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में लिख सकते हो इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लैंग्वेज को समझना बेटा, कि यदि आपको कंसेंट्रेट हर एक कंसेंट्रेशन टर्म की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपके लिए फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जाता, वो टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फॉर्मूले तो सब रट के जाओगे, फॉर्मूले की दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जहाँ पे आपसे इनका यूज कहीं ना कहीं हमसे मतलब करना पड़ेगा हमें, तो वहां पे हम कैसे यूज करेंगे। तो ये मीनिंग समझना, परसेंटेज वेट बाय वेट का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। यदि मान लो एक कंटेनर में 40 ग्राम प्रेजेंट है, एक में आपका 60 ग्राम प्रेजेंट है, तो किसकी कंसंट्रेशन जाता है, जिसमें 60 ग्राम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट को आप कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में लिख सकते हो इन ग्राम, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ब्रैकेट में इन ग्राम इनटू 100 लिख सकते हैं। ये एक तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यही हम बात करें बेटा किसकी, सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या बताएगा कि अब आपके पास जो कंटेनर रखा हुआ है उसमें क्या रखा हुआ है, 100 ml सॉल्यूशन रखा हुआ है, वॉल्यूम है ना, तो 100 ml, मिलीलीटर, ध्यान रखना लीटर नहीं, 100 ml। ठीक है, कि 100 ml सॉल्यूशन आपके पास रखा हुआ है। अब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का इन ग्राम आपका प्रेजेंट है, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को। ठीक है, ऊपर वाली टर्म जो है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन को। यदि आपका वेट है तो ग्राम में आएगा, वॉल्यूम है तो ml में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल पा रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of solution is called percentage weight by volume। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटा, इन ml, मिलीग्राम नहीं मिलीलीटर, इन ml इंटू 100। क्लियर है भाई। ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया। सिंपल सिंपल सी कंसंट्रेशन टर्म्स है। आपको बोल दिया जाए बताओ 200 ml सॉल्यूशन में आपका 30 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है, बताओ उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है, तो क्या रखना है भाई,
30 ग्राम ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है, 200 × 100। सिंपल है ना। लेकिन बोल दिया जाए कि आपका 30 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 2 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रखा है, पता हो उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना है, तो 2 लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ml में। नीचे क्या है, 30/2000 करना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ लीटर नहीं है, किस में है, ml में है ये। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा भैया आपका, थर्ड नंबर, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा आपका, कि अब 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है इन ml, वो रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को, वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को। तो यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा भैया आपका, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml मिलीलीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। क्लियर है क्या, ये आपका हो गया। तो ये स्टार्टिंग की 3 कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज के ऊपर है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इनकी हेल्प ली जाएगी। देखो मैं आपको सिंपल बोलूं, जेई मेन में क्वेश्चन आएगा तो मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन तब भी ना पूछे इनके ऊपर, तीनों के ऊपर, लेकिन इन तीनों का यूज जरूर करवाएगा दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स में। ठीक है, कि आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया, आपसे मोलरिटी पूछ ली, है ना, आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे दिया तो आपसे मोलरिटी पूछ ली, मोलेलिटी पूछ ली, नॉर्मेलिटी पूछ ली, तो इनका यूज करवाएगा। अब वो दो तरीके होते हैं कि या तो हम एक डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे, कुछ जो अभी अपन आगे लिखेंगे जाके कि क्या रिलेशन बन सकता है मोलरिटी के बीच में, परसेंटेज वेट बाय वेट के बीच में, है ना। या दूसरा तरीका क्या होता है कि हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, इसका मीनिंग जब हम समझ में आ जाएगा कि भाई आपको मान लीजिए दे दिया गया कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है वो कितना है, 40 है, कितना है, 40% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है। तो इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि यदि 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 40 ग्राम क्या हो रहा है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। यदि आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया गया कि भैया वो आपका 30 है, तो उसका मीनिंग क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। ऐसे यदि आपको दे दिया जाए कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपका कितना है, 60 है, इसका मीनिंग क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में 60 ml क्या है, सॉल्यूट है। तो मीनिंग समझना इन तीनों का, ठीक है, मीनिंग समझ के बात करेंगे। लिखा भाई यहां तक। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे पास आती है वो आती है स्ट्रेंथ, कि किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आप कैसे मेजर करते हैं, फोर्थ नंबर। इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, मान लो दो कंटेनर हमारे पास रख दिए गए, हमसे बोला जा रहा है कि भाई बताइए इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। स्ट्रेंथ यानी किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रेंथ से मतलब कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है। अब वो हम कैसे बताएंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रेंथ कौन ज्यादा रखता है। तो हम कैसे बताएंगे कि किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, यदि हम दोनों कंटेनर में क्या ले लें, 1 लीटर सॉल्यूशन, कितना ले लें, 1 लीटर। अब एमएल में बात नहीं कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं, लीटर में। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आप कितना अमाउंट सॉल्यूट का ग्राम में डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों कंटेनर, दो कंटेनर ले रखे हैं, दोनों में हमने वॉल्यूम कितना ले लिया सॉल्यूशन का, 1 लीटर। अब एक कंटेनर में हमने डालना स्टार्ट करा, मान लो आपका 100 ग्राम सॉल्यूट क्या हो रहा है, डिजोल्व हो पा रहा है। दूसरे कंटेनर मान लीजिए कितना हो रहा है, 200 ग्राम हो रहा है। तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है,
200, क्योंकि उसमें ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट क्या हो पा रहा है, डिजोल्व हो पा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो ये बताता है आपका किसको, स्ट्रेंथ को, कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का आपका डिजोल्व हो पाएगा इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में आएगा कि ग्राम, वॉल्यूम, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जैसा लग रहा है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जैसा ये बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में क्या था, 100 ml सॉल्यूशन लिया था अपन ने, कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना ग्राम आपका सॉल्यूट डिजोल्व हो पा रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, 1 लीटर की, ठीक है, दोनों अलग अलग है बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ हम कैसे लिख पाएंगे, स्ट्रेंथ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में इन ग्राम dissolved in dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, comma, is called strength of solution। ठीक है जी। तो स्ट्रेंथ आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि किसमें प्रेजेंट है, इन ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, इन लीटर, इन लीटर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, इसको यदि अपन फॉर्मुलेटिव फॉर्म में लिखें तो स्ट्रेंथ इक्वल टू, स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, सॉल्यूट के मास को, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका क्या आ जाएगा भाई, स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, स्ट्रेंथ के बाद हम क्या ले सकते हैं, फिफ्थ नंबर टर्म, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, मोलैरिटी जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, सबसे पहला जो टर्म हमारे दिमाग में आता है वो कौन सा आता है, मोलैरिटी ही आता है सबसे पहला टर्म, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी ही होती है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो मतलब जनरली यदि हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास 100 सॉल्यूशन रखे हुए हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन को जब हम डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म से, तो किससे डिनोट करते हैं, मोलैरिटी से। ठीक है, तो मोलैरिटी होती क्या है, स्ट्रेंथ में क्या था हमारा, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व हो पा रहा है इन ग्राम, कहलाता है स्ट्रेंथ। सिमिलर मोलैरिटी क्या कहलाएगी, उसी 1 लीटर सॉल्यूशन में हम यदि बात कर रहे हैं हम सॉल्यूट के मोल्स की, किसकी बात करेंगे, मोल्स की, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके डिजोल्व हो पा रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, मोलैरिटी को। क्लियर है, तो यहां पर हम डिनोट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in per liter volume of solution, number of moles of solute dissolved in per liter volume of solution, comma, is called molarity। हम बोलते हैं ना भाई, मोलर सॉल्यूशन, कभी कभी लिखते हैं ना क्वेश्चंस के अंदर कि भाई 2 मोलर सॉल्यूशन, तो उसका मीनिंग क्या है, वो 2 मोलैरिटी को बता रहा है, कंसंट्रेशन को बता रहा है। मान लो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की
स्ट्रेंथ, जैसे हम स्ट्रेंथ पे दोबारा आता हूँ लौट के मैं बोलूँ किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आपको दे रखी है कि भाई 25 है, कितनी है? 25 है ग्राम पर लीटर, 25 ग्राम पर लीटर। यूनिट भी ध्यान रखना ना, ग्राम पर लीटर में चलेगी। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व हो पा रहा है? 25 ग्राम। ठीक है, मीनिंग समझ के करना। यूनिट या मतलब फॉर्मूले पे जाओगे ना, फॉर्मूला तो याद तुम भी कर रहे हो, दूसरा भी कर रहा है, लेकिन उसका मीनिंग समझना कि यदि दो सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं, एक की स्ट्रेंथ दे रखी है 25 ग्राम पर लीटर, दूसरे की दे रखी है आपकी 40 ग्राम पर लीटर, तो उसका मीनिंग क्या है? किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसमें आपको ज्यादा आप सॉलिड डिजोल्व हो पा रहा है? 40 ग्राम में, क्योंकि दोनों में सॉल्यूशन क्या लिया है? 1 लीटर। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि भाई एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका 500 ml में 20 ग्राम डिजोल्व हो पा रहा है, एक आपने सॉल्यूशन लिया है, दूसरा कंटेनर लिया जिसमें आपका 1 लीटर में आपका 40 ग्राम डीजल हो पा रहा है। तो आप क्या करेंगे? स्ट्रेंथ निकालेंगे किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। एक में आपने 1 लीटर लिया ही, लेकिन दूसरे में क्या लिया था? 500 ml, तो उसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा देखने को आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, हर एक टर्म को ध्यान से समझना। मोलैरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो मोलैरिटी में हमने क्या बोला है कि इसी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के डिजोल्व हो पा रहे हैं। तो भाई इसको हम कैसा लिख सकते हैं? मोलैरिटी क्या होगी भाई? कैपिटल एम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इन लीटर। बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स निकालने के जनरली तरीके हमारे पास होते हैं, 3 तरीके। यहाँ पर जनरली वेट ही दिया होता है, तो आप क्या करोगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हमेशा वेट ही दे, हो सकता है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। हो सकता है आपको कोई गैस का क्या दे दे? वॉल्यूम दे दे, तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं है ना। वैसे मोल्स निकालने आनी चाहिए। तो बताओ कैसे लिख सकते हैं यदि हम जनरल फॉर्म में लिखें तो? मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है क्या? वॉल्यूम यदि आपका ml में होगा, मिलीलीटर में होगा, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इनके बीच में रिलेशन देखें अपन, दोनों टर्म के बीच में, तो क्या रिलेशन निकाल सकते हो क्या? यदि मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, तो बस देखो यहाँ पे ये क्या है, देखो ध्यान से देखना। ये क्या है? गिव वेट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इन ग्राम। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, यही तो लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डेंसिटी नहीं है ये, डेंसिटी भी ऐसी कुछ होती है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी क्या होती है? दोनों सेम होने चाहिए, ये सॉल्यूट का है तो ये भी सॉल्यूट का ही होना चाहिए, तो डेंसिटी सॉल्यूट की लिख पाओगे। या सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये सॉल्यूट का ही मास होना चाहिए, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है तो। ठीक है ना, इसलिए ध्यान देना, ये कोई डेंसिटी टर्म नहीं है। ये क्या बता रहा है आपको? स्ट्रेंथ। तो बताओ मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में यदि हमें रिलेशन लिखना है, तो हम कैसा लिख सकते हैं? यदि हम मोलरिटी लिख रहे हैं कि भाई गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो भाई ये जो आपका गिवन वेट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्ट्रेंथ ही तो बता रहा है आपको। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? रिलेशन आपका क्या बन जाएगा? मोलैरिटी इक्वल टू क्या? स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? ठीक है, तो हो सकता है आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन की क्या दे दे? स्ट्रेंथ दे दे। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है।
आपको बस पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, क्या होता है। आपको सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दे दी, तो स्ट्रेंथ से आप क्या समझते हो वो मीनिंग समझ में आएगा, तो अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई कहानी। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सारे पहले कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, फिर एंड में, क्योंकि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, फिर एंड में कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। फिफ्थ मोलैरिटी के बाद यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट लिख सकते हैं बेटा अपन मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है? जहाँ पर जो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट टर्म होती है, ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे ये दोनों तो किस पर डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम देख रहे हो आप। लेकिन मोलैलिटी आपकी वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है, या ना टेम्परेचर से भी कैसी होगी? इंडिपेंडेंट। हाँ, यहाँ पे आगे जाकर हम एक पॉइंट भी लिखेंगे कि कौन कौन सी टर्म आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कौन सी आपकी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि उसको लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 6 नंबर पे हम आते हैं। 6 नंबर कंसंट्रेशन टर्म हमारी क्या हो सकती है? तो 6 नंबर हम लिख सकते हैं बेटा, क्या आ जाएगी आपकी? मोलैलिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है भाई मोलैलिटी? कि यदि आपने क्या लिया हो बेटा, 1 kg सॉल्वेंट लिया हो, 1 kg कोई सॉल्वेंट ले रखा हो, तो उस 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के डिजोल्व हो पा रहे हैं? कोई सॉल्वेंट ले लिया आपने, बेंजीन ले लिया, वाटर ही ले लिया, जिसका क्या लिया है? 1 kg, 1 किलोग्राम वेट ले रखा है, उसमें कितने मोल सॉल्यूट के डिजोल्व हो पाएंगे, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? मोलैलिटी को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved in per kg of solvent, comma, is called molality। जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मोलल सॉल्यूशन बोलते हैं कि भाई 2 मोलल सॉल्यूशन। तो 2 मोलल का मतलब क्या होगा? कि 1 kg सॉल्वेंट में 2 मोल क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट के प्रेजेंट है। 1 kg यदि आपने सॉल्वेंट लिया है, तो उसमें 2 मोल किसके प्रेजेंट, 2 मोल किसके प्रेजेंट है? सॉल्यूट के प्रेजेंट है। तो भाई बताओ मोलैलिटी क्या हो जाएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट। भाई अब ये केमिस्ट्री में वेट और मास में लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना हम। फिजिक्स में लड़ना वेट और मास के ऊपर, हम केमिस्ट्री में कोई इसमें वो मत करना। वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, और ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता, मुझे पता है। लेकिन हम केमिस्ट्री में दोनों को सेम मान के चलते हैं। कुछ हमें को इसमें लड़ाई नहीं लड़ने की, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है वो कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें बेटा? इन केजी। तो मोलैलिटी क्या होगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसके लिए जब हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा आपका? मोल्स को अगेन आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो भाई हमने स्मॉल डब्ल्यू से तो रिप्रेजेंट कर लिया है सॉल्यूट के मास को, और सॉल्वेंट के मास को या वेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है रिप्रेजेंट करना इस तरीके से। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? चलिए, तो ये मोलैलिटी हो गई है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या ले सकते हैं? नॉर्मेलिटी। 7। तो नॉर्मेलिटी
कंसंट्रेशन टर्म हमें देखनी है। कितना अच्छा लग रहा है यार, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ताकि तुम सो जाओ बीच में। है, दो तीन तो खर्राटे और मारेंगे यहीं पे। चलो, नॉर्मेलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मेलिटी क्या हो सकती है? नॉर्मल सॉल्यूशन हम बोलते हैं जनरली। सेम मोलरिटी जैसी होती है ये, लेकिन बस एक चीज आपकी अलग चलती है, वो क्या? यहाँ पर हम मोल्स ना लेके एक नई अमाउंट लेते हैं, यूज करते हैं, वो क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, कि किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट है। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका नॉर्मेलिटी को, नॉर्मल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in number of gram equivalent of solute dissolved in per liter volume of solution, comma, is called normality। ठीक है भाई? तो नॉर्मेलिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ पे नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से हम बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी को? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, मोल्स को तो हम कैसे लिखते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास। इसको कैसे लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? भूल गए? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एन फैक्टर क्या हो? एन फैक्टर तो बाद में यूज करोगे। क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट पता है क्या होता है? बोलो भाई। इक्विवेलेंट वेट के बारे में पता है? क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। सुना है कभी इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात, कहानी? सुनी है? नहीं सुनी है? सुनी होगी, भूल गए हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का वो कंपेरेटिव वेट हम बोल सकते हैं, वो वेट बोल सकते हैं जो कि आपका कुछ पर्टिकुलर, देखो थ्योरेटिकली कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया इक्विवेलेंट वेट को, कि भाई आप कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस आपने लिया, अब उसमें उसका कितना वेट जो है आपका 1.008 ग्राम हाइड्रोजन से या तो रिएक्ट करे, या इतने ही ग्राम हाइड्रोजन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू क्या कर रहा है? लिबरेट करे, निकाल दे बाहर। या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, या 8 ग्राम ऑक्सीजन क्या करे? लिबरेट करे। 35.5 ग्राम क्लोरीन से या तो रिएक्ट करे, या 35.5 ग्राम क्लोरीन को लिबरेट कर दे। ठीक है, 80 ग्राम ब्रोमीन से या तो रिएक्ट करे, या 80 ग्राम ब्रोमीन को लिबरेट कर दे। 108 ग्राम सिल्वर से या तो रिएक्ट करे, या 108 ग्राम सिल्वर को लिबरेट कर दे। तो किसी भी सब्सटेंस का मान लो एक्स ग्राम है प्रेजेंट, कितना? एक्स ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब कोई पर्टिकुलर आपका सॉल्यूट है जिसका एक्स ग्राम है। अब उस एक्स ग्राम में से, या 100 मान लो, 100 ग्राम प्रेजेंट है, उस 100 ग्राम में से कितना ग्राम जो है ये 1 ग्राम हाइड्रोजन, या 8 ग्राम ऑक्सीजन, या 35.5 ग्राम क्लोरीन, या 80 ग्राम ब्रोमीन, या 108 ग्राम सिल्वर के साथ रिएक्ट कर पा रहा है, या इतने ही ग्राम ये सब क्या कर पा रहा है? लिबरेट कर पा रहा है। वो पर्टिकुलर वेट क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, थ्योरेटिकली क्या समझ में आ रहा है?
कि किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट, वो पर्टिकुलर वेट जो कि इन सब यूनिट्स की, हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, ब्रोमीन का 80 ग्राम, सिल्वर का 108 ग्राम से या तो रिएक्ट कर रहा है या इतने ग्राम ये सब क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है किसी रिएक्शन के थ्रू, वो पर्टिकुलर वेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अब थ्योरेटिकली तो ये हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्लियर है? अच्छा, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, है भाई? एन फैक्टर, इसकी डेफिनेशन भी लिखाऊं क्या इक्विवेलेंट वेट की? जरूरत है क्या लिखाने की? लिख रखी है पहले, लिख रखी है ना? बस चलो मैं एन फैक्टर के बारे में कुछ दोबारा से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है तुम्हें पता लग रहा है आदों को। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर यदि हम बोलें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं। एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है, कितने H प्लस आयन रिप्लेस हो सकते हैं। बेस के लिए एन फैक्टर का मतलब क्या कहलाता है, कितने OH माइनस रिप्लेस हो सकते हैं। यदि पर्टिकुलर कोई सॉल्ट हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, कितना उसके ऊपर चार्ज। बेसिकली एन फैक्टर होता क्या है, चार्ज। एन फैक्टर क्या बताता है, चार्ज, कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। जैसे मैं मान लूँ नॉर्मली यदि मैं ले लूँ कोई भी एलिमेंट ही ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया बेटा आपका एलिमेंट क्या, सोडियम। क्या ले लिया, सोडियम। कि सोडियम Na जिसका सिंबल है, इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट बताना है। क्या बताना है? तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट, यानी उसके, अब यहाँ पे उसके केस में वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक वेट। ठीक है, ग्राम एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो गेट एटॉमिक वेट तो कितना हो गया, 23 ग्राम। एन फैक्टर कैसा आएगा, कितना आएगा, 1, क्योंकि उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, 1 प्रेजेंट हो सकता है। तो जैसे कैल्शियम ले लिया, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कितना होता है, 40, और एन फैक्टर कितना होता है, 2 होगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट हो सकता है, 2 प्रेजेंट हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एन फैक्टर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को। एसिड के केस में हमने उसको सिंप्लीफाई क्यों बोल रखा है, H प्लस आयन रिप्लेस होगा, क्योंकि जब वो जितने H प्लस आयन रिलीज करेगा उतने उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। तो वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई लगता है कि भाई H प्लस आप देख लो कितने रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि चार्ज देखना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, उससे बढ़िया है कि आप क्या देख लो कितने H प्लस वो दे पा रहा है। तो यहाँ पर हम एन फैक्टर को लेके कुछ कहानी लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो एन फैक्टर, ठीक है। तो एन फैक्टर यदि हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट वे में, सबसे पहले किसके लिए ले सकते हैं बेटा, एसिड्स के लिए। एसिड्स के लिए एन फैक्टर का मीनिंग क्या बताया मैंने, कितने H प्लस आयन रिप्लेस हो सकते हैं। तो एसिड्स के लिए एन फैक्टर का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल बोले या लिबरेट बोले, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिखे थे हमने। मान लीजिए हमने एसिड ले लिया बेटा HCl, या हमने ले लिया H2SO4, या हम ले लें H3PO4, या हम ले लें H3PO3, या हम ले लें H3PO2, या हम ले लें H3BO3। ठीक है, ये हमने एसिड्स ले लिए हैं कुछ। देखो सबसे पहले HCl की हम बात करें, HCl हो, HBr हो, HI हो, HNO3 हो, तो ये सब कैसे होंगे, जिनमें क्या प्रेजेंट है, केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो रहा है। तो यही एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो पाएगा, रिप्लेस हो पाएगा। तो भाई जैसे मान लिया HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, 36.5 होगा, 1 प्लस 35.5। एन फैक्टर कितना, कितने H प्लस निकल सकते हैं यहाँ से, केवल एक। तो एन फैक्टर कितना आ गया,
1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर 36.5 डिवाइड बाय 1, कितना आ रहा है? 36.5 ही आएगा। ठीक है। H2SO4 की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई? 98। यदि एन फैक्टर की बात करेंगे, कितने H+ रिप्लेस हो सकते हैं यहाँ से? दो ही दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही क्या हो सकते हैं? यहाँ से निकल सकते हैं। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा भाई? 98/2 कितना? 49। H3PO4 की बात करें, इसका भी अपन देखें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98 ही होता है। ये ऐसा अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, निकाल सकते हो ना। +3 +31 +16 × 4 है ना। हाँ, ये अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, निकाल सकते हैं अपन। एन फैक्टर इसके लिए कितना हुआ भाई? कितना H+N दिख रहे हैं यहाँ पे? 3। ये 3 के 3 आपके यहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इसके लिए क्या हो जाएगा? 98/3। ठीक। नेक्स्ट है H3PO3। यहाँ पे 3 H+ जरूर दिख रहे हैं आपको। पहले तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका? 82। ठीक है। यदि हम बात करें, यहाँ से 3 H+ दिख रहे हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन तीनों के तीन हो सकते हैं क्या? नहीं। कितने रिप्लेस होते हैं? केवल 2 रिप्लेस होते हैं। एक क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आपका डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच होता है, स्ट्रक्चर बना के दिखाया होगा, है ना। कभी भाई किसको नहीं पता, मैं वो डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, किसको नहीं पता, ताकि मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। पता है क्या सबको? आपको नहीं पता, ठीक है। तो भाई यहाँ पर H3PO3 में आपके कितने H+ आयन रिप्लेस हो रहे हैं? 2। एक क्यों नहीं हो रहा है वो देखो भाई यहाँ पर। यदि हम बात कर रहे हैं भाई H3PO4 की, तो H3PO4 में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है बेटा। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई आपके जो तीनों हाइड्रोजन है, वो किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो यहाँ से हाइड्रोजन पे क्या जनरेट होगा? प्लस चार्ज। तो यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना क्या हो गया? तीनों का निकलना आसान हो गया, इजीली निकल जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं H3PO3 की, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, लेकिन एक हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? फॉस्फोरस से। अब ये दो हाइड्रोजन तो यहाँ से इजिली निकल जाएंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकल पाएगा। इसके दो रीजन है। पहला, यदि अपन देखेंगे फास्फोरस और हाइड्रोजन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम चलती है, 2.1 अप्रॉक्स। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम चलती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट होगा वो डिसाइड नहीं हो पा रहा। पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रह सकता है, वो ये है कि यदि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया बाई चांस, तो फॉस्फोरस अपनी वैलेंसी लूज कर देगा। हाँ या ना। अभी इसकी वैलेंसी कितनी है? 5। 5 बॉन्ड बना रहा है ना, तो वैलेंसी कितनी है? 5। अब कोई भी एटम अपनी वैलेंसी लूज करना नहीं चाहता। कोई भी एटम, सेंट्रल एटम खास तौर पे, अपनी वैलेंसी लूज करना कभी नहीं चाहता। इस वजह से इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा? ये होल्ड करके रखता है, निकलने ही नहीं देगा। क्लियर है? और जब निकलने नहीं देगा, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन का निकलना क्या है? इम्पॉसिबल एक तरीके से। यहाँ से केवल 2 हाइड्रोजन निकल पा रहे हैं। H3PO2 में यही सेम कहानी, जब अपन देखेंगे तो केवल एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, बाकी 2 हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होंगे? फॉस्फोरस से। तो H3PO2 का एन फैक्टर क्या रह जाएगा? 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ये कहानी आपकी बेसिकली चलती है। इसका मोलर मास कितना हो गया भाई? 66। अच्छा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 82/2 कितना? 41। ये 66/1 कितना? 66। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भाई आपका? बोरिक एसिड, H3BO3। H3BO3 की खासियत ये होती है कि इसमें भी आपको 3 H+ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे H बेसिकली लिबरेट ही नहीं होता। पहली बात तो मैं बताऊँ, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लिबरेट ही नहीं होता। 3 दिखने में 3 दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता है। एसिड्स हम उनको नहीं बोलते जो कि केवल H+ देते हैं, हम एसिड्स उनको भी बोलते हैं जो कि OH- ले सकता है। ठीक है, उनको भी हम क्या बोलते हैं? एसिड्स कहते हैं। इक्विलिब्रियम पढ़ा है क्या आप लोगों ने? केमिकल नहीं, आयनिक। आयनिक इक्विलिब्रियम कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए हम बता देता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे समझ जाना। अपन लोगों ने इसको क्या कहते हैं,
एसिड्स की थ्योरी पढ़ी है, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्सेट लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक लुईस एसिड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग एसिड्स अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स ऐसे डिफाइन होता है कि यदि जो प्रोटॉन डोनर हो वो आपका एसिड्स होते हैं, या जो OH माइनस एक्सेप्ट कर ले वो आपका एसिड्स होता है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, वो एसिड होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो आपका बेस होता है। ठीक है, तो H3BO3 की खासियत क्या होती है? पहली बात तो H3BO3 कभी इस तरीके से रहता नहीं है, ये जनरली इस तरीके से आपको दिखेगा, BOH होल थ्राइस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये H3BO3 को आप BOH होल थ्राइस की फॉर्म में आपको जनरली मिलता है। दिखने में लगेगा क्या है ये, बेस, लेकिन बेस नहीं है, क्या है, एसिड। ऐसा लगेगा कि तीन OH ग्रुप लगे हुए हैं, इनके लगने की वजह से इसकी नेचर जरूर क्या है, वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। कैसा है ये, वीक एसिड है, लेकिन होता कैसा है, एसिडिक नेचर ही शो करता है। अब इसमें होता क्या है कि जब ये आपका वाटर में डिजोल्व होगा, जब ये आपका वाटर में डिजोल्व होता है, तो ये क्या करता है, इस वाटर से एक OH माइनस आयन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और क्या बनाता है, BOH4 माइनस। वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, H प्लस और OH माइनस। तो ये BOH अब करता क्यों है, करता क्यों है, एक OH माइनस आयन एक्सेप्ट इसने किया है, क्यों किया है? आप लोगों ने GOC पढ़ी है ना, पढ़ी है ना, अरे हाँ या ना। तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता? बोरोन के, बताओ, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है। ये 2s में आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन 2s में रखा हुआ है, और p में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये कब है, ग्राउंड स्टेट। अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यदि 2p में चला गया, ये कौन सी हो गई भाई आपकी, एक्साइटेड स्टेट। होने आपको हो सकता है क्या, नहीं ना। होने के बावजूद भी इसके पास एक ऑर्बिटल क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ, वैकेंट पड़ा हुआ है। ये उसी वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। इस वजह से इस बोरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, वीक लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, लुईस, क्योंकि लुईस एसिड क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बेसिकली वाटर का, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। ये लोन पेयर बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, कहाँ पर, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में। क्लियर है, हाँ या ना। इस वजह से ये आपका एसिडिक नेचर शो करता है। लेकिन इसका भी एन फैक्टर कोई हमसे पूछेगा तो एन फैक्टर कितना होता है, 1, क्योंकि केवल एक OH माइनस आयन एक ही कर पाएगा ना, एक ही वैकेंट ऑर्बिटल है, एक ही खाली है, तो एक ही कर पाएगा। ठीक है, तो इसका भी जो आपका एन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, काउंट करो, 16 × 3 कितना, 48, 48 प्लस 3 कितना, 51, और 11 कितना, 62। बोलो भाई, क्लियर है ना कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? ये साइड वाली कहानी आप चाहो तो लिखो, आपकी इच्छा है, ये मैंने समझाने के लिए लिख दी है, आपके ऊपर है, आपको क्या करना है इसका। लिख रहे हो क्या, ये हटा दूं, है, लिख रहे हो ये, इसमें क्या लिखना है? भाई ये बोरिक एसिड को लेके क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आते हैं। तो ये बोरिक एसिड आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम समझाते हैं, और जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे, पी ब्लॉक में आपका 13 ग्रुप में बोरोन के कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स में बोरिक एसिड आता है। वहाँ भी इस चीज़ को समझते हैं कि भाई ये बोरिक एसिड जो होता है, क्योंकि पूछा जा सकता है, सिंपल सी कहानी पूछी जा सकती है बोरिक एसिड को लेके कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोरिक एसिड को लेके। पहला ऑप्शन दे देगा मोनोबेसिक आपका, और साथ में लिख देगा ब्रोंसेड एसिड। सेकंड ऑप्शन दे देगा आपको ट्राई बेसिक ब्रोंसेड एसिड। थर्ड दे देगा मोनोबेसिक लुईस एसिड, ट्राई बेसिक लुईस एसिड। सही आंसर क्या है, सी, मोनोबेसिक लुईस एसिड।
मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक या ना केवल एक H प्लस दे पा रहा है, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, और कैसा एसिड है, लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोटॉन नहीं डोनेट कर रहा, करा कि इसने प्रोटॉन को डोनेट, नहीं ना, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, इस वजह से इसका नेचर लुईस एसिडिक नेचर होता है। क्लियर है भाई कहानी ये। तो ये एसिड्स को लेके हम एन फैक्टर बोल सकते हैं। तो एसिड्स में ये आपको 4 एक्सेप्शन मिले, ध्यान रखिएगा भाई इनके बारे में, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। H3PO4, H3PO3, H3PO2, एक तो H3PO4 का एन फैक्टर 3 है, H3PO3 का 2 है, H3PO2 का 1 है, साथ में H3BO3 भी ध्यान रखिएगा, दिखने में ये भी 3 दिख रहा है लेकिन इसका भी एन फैक्टर कितना होता है, 1 ही होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कोई बेस हुआ, तो बेसिस में अपना एन फैक्टर सिंपली क्या आ जाएगा, कितने OH माइनस आयन आपके रिप्लेस हो रहे हैं, और बेस में ऐसा कोई भी आपका एक्सेप्शन नहीं होता, नॉर्मल चलता है, जितने OH आपको दिख रहे होंगे उतना ही आपका क्या चलेगा, एन फैक्टर चलेगा। ठीक है, बढ़े आगे, लिखा भी यहाँ तक। देखो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, एसिड्स के बाद बेसिस को लेकर। तो बेसिस के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिप्लेसेबल। ठीक है, तो क्लास बोरिंग चल रही है मुझे पता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसी 6 दिन में जो बचे हैं उसमें टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ी सी बाउंडेशन ज़्यादा है कि यदि मैंने ख़त्म नहीं किया तो वो टॉपिक रह जाएगा, वो रह जाएगा, वो 1 महीने बाद तुम आओगे और 1 महीने बाद तक ये टॉपिक तुम्हारे लिए वो गायब हो चुका होगा, तो लिंक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना, फिर से वो पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। इस वीक की बात है, जब आप वापिस आओगे और मैं रहा तो अच्छे से पढ़ेंगे, हंसी खुशी के साथ, लेकिन इस वीक में मैं इन ज़्यादा वो नहीं कर सकता, है ना, कंसंट्रेट केवल पढ़ाई पे करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलो ये OH माइनस आयन रिप्लेसेबल है, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेटा कब ले लेंगे, कब ले लें, कहाँ टाइम है, कहाँ टाइम है, कब ले लें बता, रात में थोड़ी लेंगे अब एक्स्ट्रा क्लास। NaOH ले लें अपन एग्जाम्पल के लिए, या KOH ले लें, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, है ना, ये ले लिया हमने कुछ। बताओ NaOH है, NaOH के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया 40, तो मॉलिक्यूलर वेट तो कितना है भाई 40, एन फैक्टर कितना होगा, एक ही OH माइनस आयन दिख रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक, KOH की बात करें, KOH का मैं पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट यानी एटॉमिक वेट कितना होता है 39, 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना 56, बताओ कितना है इसका एन फैक्टर, 1 ही होगा, एक ही दिख रहा है आपको OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, ये 16, ये प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना 17 इंटू 2 कितना 34, 34 प्लस 40 कितना 74। ठीक है, क्लियर है क्या, हाँ या ना, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, क्योंकि दो OH माइनस दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 74/2। ठीक, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, एल्यूमिनियम का कितना होता है भाई एटॉमिक वेट 27,
ये 16 और ये 1 कितना 17, 17 इंटू 3 कितना 51, 51 प्लस 27 कितना हो जाएगा भाई 78 हो जाएगा। ये 78 एन फैक्टर कितना 3, तो 78 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा भाई 26। ठीक है नॉर्मल है सिंपल है चल रहा है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें ना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कुछ किसके लिए सॉल्ट के लिए। जो सॉल्ट्स के लिए हम एन फैक्टर की डेफिनेशन लिखने वाले हैं बेसिकली एन फैक्टर की डेफिनेशन होती यही है चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन। या तो कैटायन पे चार्ज देख लें कितना प्रेजेंट है या एनायन पे चार्ज देख लें कितना प्रेजेंट है। यदि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव होगा। अब यदि कोई आयनिक हुआ तो चार्ज जो प्रेजेंट है वही उसका क्या कहलाएगा एन फैक्टर होगा दिक्कत ही नहीं है। जैसे कार्बोनेट आयन हुआ CO3-2 तो CO3-2 का एन फैक्टर कितना है 2 है ना। सल्फेट की मैं बात करूं SO4-2 तो उसके ऊपर चार्ज कितना है -2 तो उसका एन फैक्टर भी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है हाइड्रोक्साइड आयन ले लूं OH- तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन यदि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे रखा है मान लो एग्जांपल के लिए मुझे दे दिया गया क्या NaCl क्या दे दिया गया NaCl और मुझसे बोला जा रहा है बताओ इसका एन इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे ना तो ये एसिड है ना ये बेस है ये क्या है एक सॉल्ट है। आप क्या करो इसको ब्रेक डाउन कर लो। ब्रेक डाउन कैसे करोगे भाई Na+ और Cl- में हो जाएगा ये ऐसे तो ब्रेक डाउन होगा। तो अब Na+ और Cl- में हो रहा है तो बताओ कैटायन पे चार्ज देख लो या फिर एनायन पे देख लो। जितना टोटल कैटायन पे चार्ज होगा क्योंकि उतना ही एनायन पे टोटल चार्ज होने वाला है दोनों में से कोई भी देख लो एक। बताओ सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है एन फैक्टर कितना हो गया 1 ही होना है। ठीक है दोनों में से कोई भी चार्ज देख लो। एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देते हैं Na2SO4 तो बताओ इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में जाएगा ये आपका 2Na+ ब्रेक डाउन करना है कितने एटम है सोडियम के 2 तो 2Na+ चार्ज +1 आएगा और साथ में क्या आएगा सल्फेट SO4-2। जैसे ही आपका कंपाउंड बनता है आपको बस उसी को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना आना चाहिए कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दिया। अब बताओ कैटायन की हम बात करेंगे सोडियम पे +1 चार्ज होता है एक प्लस लेकिन सोडियम है कितने तो टोटल कैटायनिक चार्ज कितना हो गया एक सल्फेट पे चार्ज कितना है -2 किस दोनों में से किसी के भी देख लो। नेक्स्ट देखो भाई एल्यूमिनियम सल्फेट कितने एल्यूमिनियम है 2 ब्रेक डाउन करोगे तो कैसे ब्रेक डाउन होगा ये 2 एल्यूमिनियम +3 और 3SO4-2। ये देखो ना भाई एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होगा तभी तो चार्ज इधर आया सल्फेट पे चार्ज -2 होगा तभी तो इधर आया। तो 2 एल्यूमिनियम +3 और 3SO4-2 ब्रेक डाउन करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है कर सकते हैं ना इस तरीके से। अब कर लिए तो देखो भाई कैटायन पे देखो एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है +3 दो पे कितना होगा 6 ऐसे एक सल्फेट पे चार्ज कितना है 2 -2 है 3 पे कितना होगा 6 कोई सा भी देख लो एन फैक्टर दोनों के लिए क्या आने वाला है 6 ही आ रहा है। क्लियर है तो ये सॉल्ट के लिए है। ठीक है तो नॉर्मेलिटी आपकी क्या होती है भाई कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिजोल्व हो पा रहे हो। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है हाँ जी ठीक है नेक्स्ट हम क्या पढ़ सकते हैं भाई अपना नेक्स्ट अपनी नॉर्मेलिटी के बाद क्या आ जाएगी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है
बोलो भाई। ये अपनी 7 नंबर हो चुकी कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट हम ये लिखा सबने। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एग्जांपल में जनरली यूज करता हूँ इसमें, कि चार दोस्त मेले में गए। ठीक है, चार दोस्त है भाई हम। तो हम मेले में गए घूमने। मान लीजिए एक दोस्त ने, पहला जो दोस्त है उसने कितने रुपए ऐड करे, 100 रुपीज। सेकेंड ने कितने ऐड करे, 200 रुपीज। तीसरे ने कितने ऐड करे, 300 रुपीज। और फोर्थ ने कितने ऐड करे, 400 रुपीज। ठीक है, मेले में जा रहे हैं घूमने, कंट्रीब्यूशन अपना अपना दे दिया। ठीक है, कि भाई एक ने 100, एक ने 200, एक ने 300, एक ने 400। ठीक। लेकिन जिस अमाउंट में कंट्रीब्यूशन हुआ है, यदि हम मेले में कुछ जीतेंगे, कुछ भी हमें करेंगे, उसी अमाउंट में हम क्या करेंगे, उसको उस पर्टिकुलर शो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हमने कोई जीत लिया, कोई चीज़ हम जीते तो सब में बराबर नहीं बटेगी। जिस रेशो में अमाउंट ऐड हुआ है, उसी रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो दो चार दोस्त जा रहे हैं, एक ने 100, एक ने 200, एक ने 300, एक ने 400 मिला है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो गया, कितना हो गया, 1000। अब मैं बोलूँ कि भाई फर्स्ट जो आपका दोस्त था, फर्स्ट जो बंदा गया जिसने 100 रुपये मिलाए, उसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है अपना इस 1000 रुपीज में, कितना फ्रैक्शन है उसका, कितना आपका परसेंटेज है। तो क्या करोगे, उसका अमाउंट 100 अपॉन टोटल अमाउंट, कितना आ जाएगा, 1/10। इस पूरे अमाउंट का 1/10 पार्ट किसने मिलाया है, पहले वाले दोस्त ने। सेकंड जो फ्रेंड था उसने कितने मिलाए थे भाई, 200। तो उसका कितना पार्टिसिपेशन है इसमें, 200/1000, यानी कितना, 2/10। थर्ड फ्रेंड ने कितने मिलाए, 300, तो 3/10। फोर्थ फ्रेंड ने कितने मिलाए, 400, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 4/10। यदि हम सारे कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दें, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, सबको ऐड करोगे, क्या वन आएगा, वन ही आना चाहिए ना, वन से ज़्यादा थोड़ी आ जाएगा, वन ही आएगा। तो बेसिकली यही चीज़ क्या कहलाती है, आपकी फ्रैक्शन। इसी को मोल के कंसर्न में जब अपन बोलेंगे कि आपके पास सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ने अपना कितना पार्टिसिपेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ मोल। तो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। और सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। क्लियर है। तो हम मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, बोलो। 8 नंबर। मोल फ्रैक्शन को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि रिप्रेजेंट तो इसको हम एक्स से करते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं भाई, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी सब्सटेंस के खुद के मोल अपॉन टोटल मोल्स, क्या बताएगा आपका, मोल फ्रैक्शन को। तो हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आवाज नहीं भाई, टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या कहलाएगा भाई आपका, मोल फ्रैक्शन। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें किसके मोल निकालने हैं, मान लो ये हम बोल रहे हैं कि भाई आपका ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को। तो बताइए भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन ए क्या बताएगा भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और एन बी किसको बताएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो बताओ, मोल फ्रैक्शन एक्स ए क्या बता रहा है भाई आपका, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सिमिलर एक्स बी क्या बताएगा आपको, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल। क्लियर है क्या। और इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होना है, वन के इक्वल। यानी आपको यदि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन बताएं,
तो सॉल्वेंट के लिए निकालने के लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, सिंपल वन में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है, कोई यार टफ कहानी नहीं है, नॉर्मल सी कहानी है। अच्छा, इसी में 9 नंबर हम क्या देख सकते हैं बेटा अपना, एक पीपीएम होता है। पीपीएम क्या होती है भाई आपकी, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, ये कब यूज की जाती है, पीपीएम जो होती है कंसंट्रेशन टर्म कब यूज की जाएगी, जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, ट्रेस यानी बहुत स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे जनरली आप लोग कभी तालवंडी एरिया से निकलो तो वहां पर एक ऊपर एलईडी लगी होगी, या फिर आप कभी स्टेशन जाते हो, तो स्टेशन जाते हो तो बीच में एक कोड पड़ता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ का कोटा का जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वो नया पूरा से होते हुए जब आप जाते हो ना, तो कोर्ट पड़ता है वहां पे। उस कोर्ट में ना एक एलईडी लगी हुई है बाहर, उस पे ना आपका एटमॉस मतलब पॉल्यूटेड जो पॉल्यूशन की जो चल रही पीपीएम, पॉल्यूशन को जनरली जो एयर में जितना पॉल्यूशन चल रहा है वो पीपीएम में मेजर किया जाता है। या वाटर की हार्डनेस वगैरह जो होती है कि वाटर में कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है, वो हम इसे मेजर करते हैं, पीपीएम में प्रेजेंट करते हैं। तो वो लिखी होती है कि CO2 एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट चल रहा है, या कोई अदर गैसेज जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर में कितनी प्रेजेंट है। तो वो किस में प्रेजेंट होती है, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, क्योंकि नॉर्मली यदि हम देखें तो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, CO2 ज्यादा होती है। हाँ ना, तो जो ट्रेस अमाउंट है वो कौन कौन सी है भाई, CO2 है, या अपन बात करें H2O इन वेपर फॉर्म, वो आपका प्रेजेंट होगा। तो वो आपकी किस में प्रेजेंट होती है, उसकी हम किस में निकालते हैं कंसंट्रेशन, पीपीएम में। ठीक है, तो ये पीपीएम जनरली कब यूज किया जाता है, जब आपका सॉलिड किस में प्रेजेंट होगा, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बहुत स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं पीपीएम, तो पीपीएम हम लिख सकते हैं भाई नॉर्मली मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें बेटा, इन ग्राम, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें, इन ग्राम, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, मिलियन को 10⁻⁶ से रिप्रेजेंट करते हैं, मिलियन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन, तो ये 9 टोटल आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है। बिलियन वो बिलियन में होता है, उसमें 10 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अलग अलग यूनिट्स हैं वो तो। फॉर्मेलिटी जब हम एक तरीके से फॉर्मेलिटी मोलरिटी ही होती है। ठीक है, बस जब मॉलिक्यूलर मास होता है, जब वो आयंस की फॉर्म में होता है, आयनिक कंपाउंड में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। जैसे NaCl है, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो या अपन बोले, अपन ने क्या लिया, यूरिया ले लिया, सुक्रोज ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, ये डिसोसिएट थोड़ी होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये इनकी मोलरिटी की फॉर्म में हम बोलते हैं। लेकिन NaCl ले लें, NaCl तो ब्रेकडाउन होता है आयंस में, Na+ और Cl- में, तो इसका क्या बनता है, ये मोलर मास नहीं होता, इसका क्या निकलता है, फॉर्मूला मास। बात तो वही है, सेम ही कहानी है, आंसर तो सेम ही आना है, बस उसको नाम फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। तो ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, सेम ही चलती है। क्लियर है भैया? अब कुछ रिलेशंस में लिख देता हूँ यहाँ पे फाइनली, कि कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं आपस में, इनके बीच में, तो क्या क्या हो सकते हैं। लिखे भाई, यहाँ तक लिखा सबने? देखो भाई, कुछ रिलेशंस की बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये, और इनको हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत काम के हैं ये। पहला यदि हम देखें, नंबर 1, कि यदि आपको, सबसे पहले तो हम रिलेशन लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। बताओ, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में क्या रिलेशन बनता है बेटा,
बोलो। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होती है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। भाई आप इक्विवेलेंट वेट लिखा था ना नॉर्मेलिटी में, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर चला गया, बाकी पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? मोलैरिटी को ही करती है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन हो गया एक तो ये। एक रिलेशन सेकंड नंबर हम क्या लिख सकते हैं? इफ यू आर गिवन, बेटा आवाज नहीं, परसेंटेज वेट बाय वेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी ग्राम पर ml। यदि आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है, जिसको मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, और साथ में आपको क्या दे रखी है? सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, देन आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ, क्या बताना है भाई आपको? मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। बताओ क्या आएगी आपकी? तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे? मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या आएगी? परसेंटेज वेट बाय वेट यानी कितना? एक्स इंटू डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या? सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्यूट। ठीक है। ऐसी यदि हम बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? एक्स इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपके काम के हैं। अच्छा, कई बार यहाँ पे ना परसेंटेज वेट बाय वेट ना आके परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाता है। तो क्या होगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा, तो क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको भी यहाँ पे? ये एक्स इंटू डेंसिटी क्या है? एक तरीके से परसेंटेज वेट बाय वेट, और डेंसिटी क्या होती है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ही तो होता है। क्यों? बताओ भाई, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी। सेम ही कहानी है। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? वॉल्यूम क्या होता है? ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अच्छा, वॉल्यूम को कैसे करते हैं? डेंसिटी क्या होती है सॉल्यूशन की? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो जब मैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी करूंगा, डेंसिटी कहाँ चली गई? ऊपर। तो यही तो बन रहा है, ये टर्म तो बनेगी। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो होता है, क्या होता है भाई? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि यहाँ पर किसी क्वेश्चन में हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे दिया, और फिर हमसे क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी पूछ रहा है या नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो ये एक्स इंटू डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ना? तो यदि आपको किसी सॉल्यूशन का डायरेक्ट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दे दिया और फिर आपसे क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी, तो घबराना नहीं है। परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी यानी एक्स इंटू डेंसिटी वही बता रहा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को। क्लियर है? थर्ड नंबर रिलेशन क्या लिख सकते हैं? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी, आवाज नहीं भाई, मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये एक और रिलेशन। ये रिलेशन किसके बीच में? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इसको लेके कई बार क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे देगा, डेंसिटी दे देगा, और आपसे मोलैलिटी पूछेगा। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से चलोगे करना स्टार्ट करके तो हो सकता है लंबा हो जाए, खिंच जाए आपका क्वेश्चन, और तो भी आप आंसर ना निकाल पाओ। ये डायरेक्ट रिलेशन आप ध्यान रख सकते हैं।
कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? एक लास्ट इसमें हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, है ना। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ही है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कुछ रिलेशंस है जो आपके काम के हैं बेटा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? कौन सा? स्ट्रेंथ और बना दो ना, बाकी तो बना सकते हो, ये तो इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ बेटा। अब ऐसे तो नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ के बीच में बना दो, बनाने में तो आप कौन से सबको आपस में रिलेट कर ही सकते हो। ये लिखा भी सबने? एग्जाम्पल करते हैं कुछ। बड़े आगे चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। एन एक्वा सॉल्यूशन contain 28 percentage weight by weight KOH. An aqueous solution contain 28% weight by weight KOH and its density is 1.25 gram per ml. Then calculate, आवाज नहीं, then calculate molarity, normality, molality, mole fraction of KOH। 4 क्वेश्चन इसी में दे दिए हैं, करिए।
मोलैरिटी। हम्म। मोलैरिटी 5.25। मोलैलिटी। भाई सबसे पहले तो हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी। आपको परसेंटेज वेट बाई वेट दे रखा है, यानी हम डेंसिटी दे रखी है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकते हैं। एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूले का यूज़ करें तो बढ़िया काम हो जाएगा हमारा। ये 28 इंटू डेंसिटी कितनी 1.25 इंटू 10 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्यू एच का कितना होगा भाई मॉलिकुलर वेट 56। 28 डिवाइड बाई 56 टू टाइम्स, और टू कितना हो जाएगा भाई ये 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा भाई 6.25। ठीक है, तो मोलैरिटी तो ये हो गई। सेकंड हम निकाल सकते हैं इसी में नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और के ओ एच का एन फैक्टर कितना रहेगा भाई 1। तो मोलैरिटी जितनी आई है आपका नॉर्मेलिटी भी उतनी आ जाएगी। क्लियर है क्या? थर्ड हम निकाल सकते हैं मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी निकालने के लिए आप एक तो फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको मोलैरिटी पता है अब और डेंसिटी पता है सॉल्यूशन की। या आप बिल्कुल बेसिक तरीके से भी चल सकते हो। मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस क्वेश्चन को समझ में क्या आ रहा है भाई आपका कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 28 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। इसका मीनिंग यही है ना। इससे यदि हम समझें यहाँ पे कि 28% वेट बाई वेट का मीनिंग क्या है कि इसमें 28 ग्राम क्या है के ओ एच, और 72 ग्राम क्या हो गया H2O। तो इसके मोल्स के ओ एच के मोल कितने हो गए भाई, इसका वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 56, यानी कितना हो गया भाई हाफ। और अपन वाटर के मोल्स की बात करें तो 72 डिवाइड बाई कितना 18, कितने मोल्स 4। ठीक है, तो यदि अपन मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी हम सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले में जाए। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बताओ भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 1/2, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 72 ग्राम इंटू 1000। क्लियर है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी फोर्थ नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ के ओ एच क्या हो जाएगा, के ओ एच के मोल अपॉन टोटल मोल के ओ एच प्लस वाटर। तो के ओ एच के मोल कितने हैं हाफ, और वाटर के मोल कितने हैं 4। इसे सॉल्व करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्लियर है, तो इनका यूज़ करते हुए आप इजीली कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।